सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में इस साल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अगर ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए बच्चों बात करते हैं आज के हमारे सबसे पहले सेक्शन मेंटल एबिलिटी, मतलब कि मानसिक योग्यता के बारे में। मानसिक योग्यता का सबसे पहला पार्ट क्या कहता है बच्चों? ओड मैन आउट। बच्चों क्या कहता है? ओड मैन आउट, मतलब कि असंगत को छांटना। तो बच्चों असंगत को छांटना, इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को? देखिए, ओड मैन आउट का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं। ओड मैन आउट का मतलब तीन जो आपके पास फिगर है वो लगभग सेम है, लेकिन एक फिगर चेंज है, उसको अपने को बताना है। तो बच्चों यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बच्चों क्या होगा डी? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है कि दो सर्किल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और तीसरा अटैच्ड है। यहां पर भी दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप है, तीसरा अटैच्ड है। यहां पर भी दोनों ओवरलैप है, तीसरा अटैच्ड है, लेकिन यहां पर तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं। इस कारण से अपना उत्तर डी हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं दूसरे हमारे प्रश्न के बारे में। बच्चों इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका उत्तर क्या होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का? देखिए, पूरी, प्लेट, रोटी एंड पराठा। देखिए बच्चों, पूरी हम खा सकते हैं, रोटी हम खा सकते हैं, पराठा भी हम खा सकते हैं, लेकिन प्लेट को हम खा नहीं सकते, लेकिन प्लेट का यूज कर सकते हैं खाने के लिए। सो बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं तीसरे हमारे क्वेश्चन के बारे में, थर्ड क्वेश्चन के बारे में। बच्चों देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये सब इंसेक्ट्स है। बच्चों क्या है? इंसेक्ट्स कह दो या फिर मच्छर मान लो आप इनको, लेकिन ये एक पक्षी है। ये क्या है बच्चों? पक्षी है या फिर एक बर्ड है, और बाकी एक भी बर्ड नहीं है। दैट्स व्हाई बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे चौथे क्वेश्चन के बारे में, जेड एक्स सी यू। यू बच्चों क्या है? एक वॉवल है। बच्चों क्या है? एक वॉवल है, ए ई आई ओ यू। यू एक वॉवल है और बाकी एक भी वॉवल नहीं है। सो डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट हमारे पार्ट के बारे में। दूसरा पार्ट बच्चों क्या है? सिमिलर फिगर का, समान आकृति का। क्या है बच्चों? समान आकृति। तो बच्चों समान आकृति का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? इसके जैसा का जैसा डायग्राम बच्चों कहां पर बना हुआ है ये हमसे पूछा गया है। देखिए बच्चों, इसके जैसा का जैसा, देखिए यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर माइनस है, यहां पर डॉट है। ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस डॉट, ये रहा बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, बाकी एक भी मैच नहीं कर रहा है बच्चों, एक भी बाकी वाला मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसके जैसा के जैसा डायग्राम बच्चों कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल मैच कर रहा है बच्चों, तो ये अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं सातवें क्वेश्चन के बारे में, सेवंथ क्वेश्चन के बारे में। इसके जैसा का जैसा डायग्राम बच्चों कौन सा है? सो सेवंथ के जैसा का जैसा बच्चों कौन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं आठवें क्वेश्चन के बारे में। इसके जैसा का जैसा डायग्राम बच्चों कहां पर बना हुआ है? जल्दी से बताइए, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। यहां पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम मैच कर रहा है। आइए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न कंप्लीशन के बारे में। यहां पर पैटर्न कंप्लीशन में बच्चों क्या होता है? विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी कि बिना डायरेक्शंस को चेंज किए हुए अपने को एक पैटर्न को कंप्लीट करना होता है या फिर एक आकृति को पूर्ण करना होता है। तो बच्चों यहां पर बात करते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, या फिर हमारे मानसिक योग्यता के इस पेपर के 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में। बच्चों देखिए यहां पर इस खाली जगह पर क्या आएगा? ये पार्ट मिसिंग है, इसके जगह पर क्या आएगा? देखिए बच्चों यहां पर इसको, इस लाइन को मैंने खींच दिया, उसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूं, ये लाइन खींची और ये वाली लाइन खींच दी। अब बच्चों देखिए ऐसा का ऐसा डायग्राम मुझे कहां पर देखने को मिलता है? ये ऐसा डायग्राम मुझे कहां पर देखने को मिलता है बच्चों? बताइए ऐसा डायग्राम मुझे कहां पर देखने को मिलेगा? ऐसा मेरे को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 9th नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 10वें क्वेश्चन के बारे में। बच्चों यहां पर क्या है? एक लाइन यहां पर जाएगी,
दूसरी लाइन यहां पर जाएगी, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ये इस प्रकार से लाइनें बनेगी। बच्चों ऐसी आकृति, ऐसा डायग्राम अपने को कहां पर देखने को मिल रहा है, ये मुझे बताइए बच्चों। ऐसा डायग्राम मुझे कहां पर देखने को मिल रहा है, तो बच्चों बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम मैच हो रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 11वें क्वेश्चन के बारे में, 11th नंबर क्वेश्चन के बारे में। बच्चों 11वें क्वेश्चन में क्या होगा, सिंपल सा अपने को क्या करना है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसका क्या करना है अपने को। ये इसने यहां पर दे दिया, फिर ऐसा कैसा यहां पर बना लीजिए, फिर ये लाइन यहां आएगी और एक ऐसी कैसी लाइन यहां जाएगी और इसको बनाकर ये गोल कर दीजिए। मतलब कि कुल मिलाकर इसको यहां तक जोड़ दीजिए, इसको यहां करके ऐसा करके फिर इस बॉक्स को पूरा कर दीजिए। ये हो गया बच्चों। तो ऐसा कैसा आकृति कहां पर बन रहा है बच्चों, ऐसा डायग्राम कहां पर बन रहा है, देखिए बच्चों। आइए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन के बारे में, 12th नंबर क्वेश्चन। बच्चों यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर ये लाइन इस प्रकार से बनेगी, ये इस प्रकार से जुड़ेगी और इसको हम इस प्रकार से ब्लैक कर देते हैं यहां पर, फिर इस लाइन को पूरा करते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हम बच्चों क्या करते हैं, इसमें लाइनें बाहर की साइड आएगी, इसके ऑपोजिट में आएगी, तो ये ऑपोजिट में आ गई। चलिए ये ऑपोजिट में आने के बाद यहां पर ये बन रहा है, ये दोनों इसके एक दूसरे के ऑपोजिट है तो इसका भी ऑपोजिट बनेगा ऐसे। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 4th पार्ट के बारे में, चौथे पार्ट के बारे में। मतलब कि सीरीज वाले क्वेश्चंस, श्रृंखला वाले प्रश्न आपको यहां पर पूछे जा रहे हैं। सीरीज मतलब कि श्रृंखला वाले प्रश्न। तो बच्चों श्रृंखला वाले प्रश्नों में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। बच्चों देखिए यहां पर सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो सर्किल था, इस सर्किल को उठाकर बीच में ले लिया गया, देखिए यहां पर। फिर ये बाहर वाला जो शेप है इसको उठाकर सर्किल में ले लिया गया, देखिए यहां पर। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो बाहर वाला स्क्वायर है इसको भी इसके अंदर ले लेंगे, मतलब कि यहां पर ये स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 14th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 14वें प्रश्न के बारे में। बच्चों क्या कहता है 14वां प्रश्न, सबसे पहले यहां पर एक ब्लैक डॉट था, देखिए यहां पर एक ब्लैक डॉट था, फिर एक व्हाइट डॉट यहां पर आ गया, फिर एक और ब्लैक डॉट यहां पर आ गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, एक व्हाइट डॉट यहां पर आएगा। तो दो ब्लैक दो व्हाइट, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 15th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 15वें प्रश्न के बारे में। बच्चों क्या हो रहा है, देखिए एक ब्लैक डॉट यहां था, फिर एक दूसरा हो गया, फिर तीसरा भी हो गया, तो अब क्या होगा, चौथा भी ब्लैक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, चारों के चारों ब्लैक डॉट है। बच्चों बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में, 16th नंबर क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले दो गोले थे बच्चों यहां पर, फिर दो गोले और आ गए, फिर दो गोले और आ गए, तो फिर क्या होगा, दो गोले और आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर 4 का पेयर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट के बारे में, ये है अपना 5वां पार्ट, ठीक है। 5वां पार्ट के बारे में बात करते हैं, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस। बच्चों क्या है ये, जो रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में है वही रिलेशन थर्ड एंड फोर्थ फिगर के बीच में होगा। तो बच्चों यहां पर बात करते हैं, इसको कहते हैं बच्चों वर्गीकरण वाले प्रश्न, वर्गीकरण या एनालॉजी, ये क्वेश्चन है बच्चों। आइए बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है बच्चों, यहां पर ये पहला और दूसरा दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, सबसे पहले वो चेक कीजिए। देखिए इसको है ना इस प्रकार से घुमा दिया गया, देखिए रिफ्लेक्ट करके इसमें ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इसको काट दिया गया है और पीछे से भी बच्चों जो है तीनों लाइनों को काट दिया गया है। तो यहां पर भी मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूं बच्चों, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये चेंज हो जाता है, ये यहां है तो ये यहां पर आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा बच्चों, ये वाली लाइनें जो बन रही थी इसमें इस वाली लाइनों को काट दिया जाएगा बच्चों, ये वाले जो लाइनें है ना ये बीच वाली, इनको काट दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या बचेगा पीछे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, कुल मिलाकर पीछे क्या बचेगा वो देखिए आप कि ये इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है
ये लगभग हमारा मैच हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने जब इसको रिफ्लेक्ट किया तो ये यहां से एक लाइन को काट दिया गया भाई, एक लाइन तो ये काट दी और एक लाइन ये वाली जो है बीच वाली, इनको भी काट दिया गया, तो सिर्फ एक लाइन बीच से बची थी। और जो की चीज यहां पर भी हुई थी, देखिए ये पीछे वाली सारी लाइनें काट दी गई और एक ये बीच वाली लाइन भी यहां पर जो थी इसको भी काट दिया गया था। तो सेम थिंग इसके साथ करते हैं तो डी अपना एकदम सही उत्तर आ जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 18वें प्रश्न के बारे में, 18th नंबर क्वेश्चन के बारे में। बच्चों देखिए सबसे पहले और दूसरे में क्या हो रहा है, पहले में जो ट्रायंगल था उस ट्रायंगल को उल्टा करके सर्किल में डाल दिया गया और उसके अंदर शेप डाल दिया गया। सेम थिंग यहां पर, अब इस स्क्वायर को उल्टा भले करो लेकिन इस स्क्वायर में क्या होगा बच्चों, इस प्रकार से लाइनें आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों? ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 19वें प्रश्न के बारे में, 19th नंबर क्वेश्चन के बारे में। बच्चों यहां पर क्या आ रहा है, देखिए यहां पर एक लाइन है और पहले डॉट थे 3 बच्चों, ठीक है। अब एक लाइन बढ़ गई, एक लाइन बढ़ गई और एक डॉट जो है वो घट गया। फिर बच्चों देखिए फिर क्या हो रहा है, फिर यहां पर क्या हो रहा है, वैसे ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, आप इसको सीरीज वाला भी मान सकते हो और ये वाला भी मान सकते हो, दोनों सेम बात है, क्योंकि इसके और इसमें जो रिलेशन है वही रिलेशन सेम नेक्स्ट में होगा। तो यहां पर इसको हटाकर एक इस प्रकार से लाइन जुड़ जाएगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? पहले यहां पर 3 थे, एक जुड़कर बन गया, ठीक है। फिर इसको हटा के यहां पर एक भी मैच नहीं कर रहा है बच्चों वैसे तो यहां पर भी आप है ना इस प्रकार से इस लाइन को खींच दीजिए, तो यही अपना सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो है यहां पर आप मान लीजिए ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ये अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 20वें क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। बच्चों क्या कहता है ये क्वेश्चन, इसको देखिए सबसे पहले इस प्रकार से घुमाया गया, तो इसको भी इस प्रकार से घुमा देंगे, तो बच्चों क्या होगा, और इसको ब्लैक कर दीजिए, तो ये इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? डी। डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 21वें क्वेश्चन के बारे में, पार्ट नंबर 6, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल कुछ भी हो सकता है, कुल मिलाकर ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना है, ज्यामितीय आकृति को अपने को पूर्ण करना है। आइए बच्चों ज्यामितीय आकृति का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया था, यहां पर बच्चों क्या आएगा, देखिए यहां पर अपन लोग क्या करते हैं, इसको इस लाइन को पूरा किया एंड यहां पर इसको पूरा किया, तो इस प्रकार का डायग्राम जहां कहीं पर भी बनेगा वही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम मैच कर रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 22वें क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या है बच्चों, इसको यहां से पूरा कर दीजिए, तो इस प्रकार से जो डायग्राम बनेगा वही अपना सही उत्तर होगा, जो कि है अपना कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सेम है, इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहां पर इस प्रकार से सेट किया जा सकता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 23वें क्वेश्चन के बारे में, 23rd क्वेश्चन के बारे में। यहां पर बच्चों इसमें क्या कीजिए, आप इस प्रकार से लाइन को कंप्लीट कीजिए, तो ऐसा डायग्राम बच्चों कहां पर बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी। जब आप इसको रोटेट करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो लगभग ऐसा ही डायग्राम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 24वें क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 24वां क्वेश्चन? इस लाइन को खींचिए एंड ये इस प्रकार का डायग्राम कहां पर बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट नंबर 7 के बारे में, जहां पर अपने को क्या करना है, मिरर इमेज बताना है, दर्पण प्रतिबिंब अपने को बताना है। बच्चों क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब। बच्चों देखिए दर्पण प्रतिबिंब का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका दर्पण प्रतिबिंब जब इसको रोटेट करते हैं, उल्टा करते हैं, तो बच्चों क्या होगा, इस प्रकार से देखिए डी वाला ऑप्शन जो है वैसी आकृति बनेगी, वैसा डायग्राम बनेगा, क्योंकि जैसे इसको घुमाओगे तो ये लाइनें इस प्रकार से अपने को मिलेगी और ये जो है वी ऐसे हो जाएगा, जेड उल्टा हो जाएगा और डब्ल्यू ऐसे हो जाएगा, तो कुल मिलाकर लगभग ऐसा डायग्राम बनेगा जो कि डी अपना एकदम मैच कर रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 26वें प्रश्न के बारे में। इसको जब रोटेट करते हो बच्चों तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो ब्लैक डॉट है इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो ये ब्लैक डॉट जो है ये इस प्रकार से पोजीशन चेंज करके इस साइड आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ जी, तो लगभग दोनों सेम ही है ना। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं, लेकिन हाँ देखिए ये वाला गलत है।
ये वाला गलत क्यों है? क्योंकि डॉट की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर कर दी गई है। इसमें डॉट की पोजीशन देखिए बिल्कुल इसके सीध में है ना, इसके सीधो सीधे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत, सब गलत हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में। बुक का ऑपोजिट क्या होगा, बुक का उल्टा क्या होगा? देखिए ये के है तो के ऐसे उल्टा हो जाएगा, ओ में कोई फर्क नहीं पड़ता। बी जो है वो भी इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। तो बुक इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम मैच कर रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं 28वें प्रश्न के बारे में। आज का हमारा 28वां प्रश्न, इसको उल्टा कीजिए बच्चों। उल्टा करते क्या होगा? ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइन सीधी की सीधी आएगी। ये वाला डॉट इस साइड आ जाएगा, ये वाला जो टी है ये भी इस साइड आएगा, और ये ब्लैक डॉट जो है दो नीचे रह जाएंगे, और ये वाला पोर्शन उस साइड जाएगा तो ब्लैक डॉट ऊपर आ जाएगा। उसके नीचे ये वाला इस प्रकार से तीर ऐसे हो जाएगा, और उसके नीचे गोला है और उसके नीचे ब्लैक डॉट है। तो इस प्रकार का डायग्राम अपना बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम मैच कर रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट 8th पार्ट के बारे में। क्या कहता है? पंच्ड होल्ड, मतलब कि फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस, मतलब कि एक पेज होता है उसको फोल्ड करते हैं, उसको काटते हैं, वापस खोलते हैं, तो कैसा डायग्राम बनेगा। आइए बच्चों बात करते हैं क्या होगा। सबसे पहले 29वें प्रश्न का उत्तर। बच्चों जल्दी से बताइए क्या होगा 29वें क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस साइड फोल्ड किया गया, फिर इसको नीचे फोल्ड किया गया, फिर यहां से इस प्रकार से काटा। जब इसको वापस खोलते हैं बच्चों तो क्या होगा? एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला। इस साइड खोलेंगे तो सेम के सेम गोले यहां पर भी बनेंगे। तो कौन सा उत्तर होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर, देखिए गोला है एक, ठीक है, ऊपर कोई गोला है नहीं, ऊपर की साइड जाएगा तो एक बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों दोनों लगभग सेम ही है ना, ये और ये दोनों सेम है, तो कोई भी चूज कर लेना बच्चों। ऑप्शन नंबर सी भी चूज कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी भी चूज कर सकते हो। इनमें से तो कोई है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये गोल है और यहां पर भी गोल ही आएगा, दोनों गोल आएंगे, है ना। तो दोनों के दोनों गोल यहां पर अपने को मिल रहे हैं और यहां पर भी मिल रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सेम है। तो कोई भी एक चूज करना है, दोनों चूज मत कर लेना, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों बात करते हैं 29वें क्वेश्चन के बारे में। यहां पर सबसे पहले इस साइड फोल्ड किया गया, फिर ऊपर फोल्ड किया गया, फिर इसको इस प्रकार से काट दिया गया। जब इसको खोलते हैं बच्चों, एक डॉट यहां आएगा, गोला एक गोला यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा। इस साइड खोलते हैं तो बच्चों क्या होगा? ये इस प्रकार का डायग्राम अपने को मिलेगा। तो बच्चों कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 31st क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले इस साइड फोल्ड किया गया, फिर इसको नीचे फोल्ड किया गया, फिर इसको इस प्रकार से काट दिया गया। सबसे पहले ऊपर खोलते हैं बच्चों इसको, है ना। तो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से खुल जाएगा। फिर इसको इस साइड खोलते हैं बच्चों, है ना, इस साइड, ठीक है। इस साइड खोलेंगे तो ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा और नीचे वाला ट्रायंगल ऐसे बनेगा। ये वाला पोर्शन ऐसे आएगा और ये वाला इस साइड आएगा और ये वाला भी आएगा। तो ऐसा डायग्राम बच्चों कहां पर बन रहा है? जल्दी से बताइए, ऐसा डायग्राम कहां पर अपना बन रहा है? ठीक है, इस साइड खोलेंगे ना, फिर इसको तो ये गलत कैसे बना लिया इन लोगों ने। ओके 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 ओके, ये ऑप्शन नंबर, ये मैच नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा है, ये वाला। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हो रहा है। क्यों हो रहा है बच्चों? देखिए ये इस प्रकार से काट रहा है, ये देखिए यहां पर भी काट रहा है, यहां पर भी काट रहा है, और बीच में इस प्रकार का शेप बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हो रहा है, बाकी सब के सब गलत हो जा रहे हैं। आइए बच्चों बात करते हैं 32वें क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले इसको नीचे फोल्ड किया गया, फिर इस साइड फोल्ड किया गया, फिर इसको इस प्रकार से काटा गया। तो सबसे पहले इस साइड खोलेंगे तो इस प्रकार के डायग्राम बनेंगे, उस साइड खोलेंगे तो 6 4 ये बनेंगे और 2 ये बनेंगे। इस प्रकार का डायग्राम बच्चों कहां पर बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम मैच कर रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 36 तक बच्चों क्या है? कट आउट पीसेज, कट पीस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अपने से पूछे गए हैं, मतलब कि कागज के कुछ टुकड़े हैं उनसे मिलाकर अपने को आकृति बनानी है। बच्चों देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6 ये अपन ने नाम दे दिए। अब बच्चों देखिए सबसे पहला मुझे यहां पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, गलत। यहां पर नहीं मिल रहा है, गलत। यहां पर देखते हैं 1
2 3 4 5 6, लेकिन यहां पर 3 नंबर नहीं मिल रहा है बच्चों, है ना, ये वाला पार्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5 और ये 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम मैच कर रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं 34वें क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है 34वां क्वेश्चन? 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 नंबर ये रहा, ये वाला मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये गलत हो गया। ये वाला इसके अंदर, हाँ यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया 3, फिर क्या है, ये वाला तो कहीं है ही नहीं। अच्छा 2 नंबर है फिर भी, है ना, ये भी गलत है एंड ये भी गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, क्योंकि ये रहा 2 नंबर, ये रहा अपना 1 नंबर और ये रहा अपना, अच्छा 4 नंबर नहीं है ना फिर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि ना 4 नंबर मेरे को मिल नहीं रहा है। 1 और 4 दोनों सेम है ना, तो ये मुझे यहां पर मिल सकता है बच्चों। देखिए 1 नंबर, 4 नंबर, ये रहा 3 नंबर और फिर मुझे चाहिए 2 नंबर, है ना, तो 2 नंबर वाला आप, या फिर इसको 1 मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बच्चों सही उत्तर हो रहा है, बाकी सबके सब गलत उत्तर हो रहे हैं। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 35वें क्वेश्चन के बारे में। 1 2 3 4, ये मैंने नाम दे दिए। अब बच्चों देखिए, ये रहा अपना 1 नंबर, ये रहा अपना, अच्छा बाकी सब कहीं मिल नहीं रहा है, इसमें देखते हैं। ये रहा अपना 1 नंबर, ये रहा 2 नंबर, ये रहा 3 नंबर और 4 नंबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 36वें प्रश्न के बारे में। यहां पर इसको 1 2 3 4 और 5 ये मैंने नाम दे दिए। अब बच्चों 1 नंबर मुझे यहां पर कहां मिल रहा है? नहीं मिल रहा, यहां पर देखते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, ये रहा 3 नंबर, ये रहा 4 नंबर और ये रहा 5 नंबर। भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट हमारे लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि है हिडन या फिर एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति अपने को बतानी है। बच्चों देखिए छिपी हुई आकृति में सबसे पहला अपने को क्या है बच्चों, ये आकृति कहां पर छिपी हुई है बच्चों? देखिए ये वाली आकृति बच्चों यहां पर देखिए आप, यहां पर यह आकृति यहां पर छिपी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ये वाला डायग्राम कहां पर छुपा हुआ है ये अपने को बताना है बच्चों। देखिए सबसे पहले यहां पर इसको मैं क्या करता हूं, घोड़ा बना लेता हूं, इसको भी मैं घोड़ा बना लेता हूं, इसको भी मैं घोड़ा बना लेता हूं और इसको भी मैं घोड़ा बना लेता हूं। तो ऐसा डायग्राम बच्चों कहां पर है? ऐसा डायग्राम बच्चों मेरा सी, ऑप्शन नंबर सी जो है उसके अंदर मेरा ऐसा डायग्राम बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 39th क्वेश्चन के बारे में। ये वाला डायग्राम मुझे कहां पर मिलेगा? तो बच्चों देखिए यहां पर आप देखिए ऐसा कैसा सेम का सेम डायग्राम बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 40वें क्वेश्चन के बारे में। ऐसा डायग्राम देखिए बच्चों, ऐसा डायग्राम मुझे यहां पर ये इस फिगर में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहीं पर हो जाता है। आइए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, गणित के बारे में। यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों मैथमेटिक्स मतलब कि गणित के बारे में। यहां पर बच्चों गणित का सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? देखिए बच्चों गणित का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विद L is equal to 10 सेंटीमीटर, B is equal to 8 सेंटीमीटर एंड H is equal to 6 सेंटीमीटर इज, मतलब कि एक घनाभ है बच्चों जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? बच्चों जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? आयतन बच्चों घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है मेरे पास 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, तो 8 से 48 480 सेंटीमीटर का। अच्छा यहां पर वॉल्यूम है तो मतलब क्यूब में आएगा, ठीक है, ये सब कुछ क्यूब में आएगा मतलब कि घन में आएगा। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है 480। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में, मैथ्स का हमारा दूसरा क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज
24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन? इस गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा ये अपने को बताना है बच्चों। देखिए इसका जो एरिया है ना बच्चों, क्षेत्रफल, वो है 288। तो भाई 288 में जब आप 24 का भाग दे दोगे तो आपको मिल जाएगी उसकी क्या बच्चों, उसकी चौड़ाई मिल जाएगी, क्योंकि लंबाई उसकी मिल चुकी है तो चौड़ाई अपने को मिल जाएगी। अब बच्चों आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल मतलब कि जो आयत होता है, इस आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना, अब ये है बच्चों उसकी चौड़ाई और लंबाई बच्चों क्या है 24, और इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो मुझे यहां पर मिल जाएगा इसका परिमाप। तो बच्चों क्या होगा 2 गुना, अब यहां पर देखिए 288 बट्टा में 24 प्लस 24, ये मुझे मिला है। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, इसके नीचे 1 मानकर इनका एलसीएम लेता हूं, 24 आ गया, एलसीएम मुझे 24 मिल गया। 24 का भाग दिया 1 आया तो 288 से गुणा किया तो 288 रह गया। ऊपर बच्चों 1 का भाग दिया 24 आया तो 24 गुणा 24 मेरे को यहां पर मिल गया। अब बच्चों बाहर की साइड क्या है बच्चों 2 है, 2 से इसको काटो तो 12 आ गया। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, देखिएगा यहां पर इसको मैं ऊपर थोड़ा सा काट देता हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, देखिए यहां पर 288 है, यहां पर 24 गुणा 24 है। तो बच्चों मैं 12 को बाहर ले लेता हूं, ठीक है, 12 को मैंने बाहर ले लिया। तो जब मैं 12 का भाग इसके अंदर देता हूं, ठीक है, 288 के अंदर 12 का भाग देता हूं तो 12 दूने 24, 4 8 12 चौक 48, 24 आता है बच्चों, है ना। तो 24 ये रह गया पीछे यहां पर, और वहां से 12 लिया तो वहां पर रह गया बच्चों 2 गुणा में 24, है ना, क्योंकि 12 मैंने बाहर ले लिया है। नीचे बच्चों क्या बच गया, नीचे बच गया बच्चों 12, तो 12 से 12 कैंसिल। अब बच्चों क्या बचा 24 प्लस 24 गुणा 2 मतलब कि 48, जो कि होते हैं बच्चों 12 का 2 असला की 1 6 और 1 7 72, 72 बच्चों क्या है 72 सेंटीमीटर अपना उत्तर आएगा। सिंपल सा किया ना मैंने, क्या किया, लेंथ है वो मुझे दी गई है तो ब्रेड्थ हो जाएगी 288 बट्टा में 24, 288 बट्टा में 24 हो जाएगी और उसका हमने भाग देकर निकाल लिया। आइए बच्चों तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक पेन जो है, एक पेन 5 रुपए में खरीदा जाता है और 8 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है बच्चों। देखिए 8 रुपए में बेचा गया, 5 रुपए में खरीदा गया तो 3 रुपए का फायदा हुआ, और 3 बट्टा 5 करते हैं, गुणा में करते हैं 100, इसके अंदर भाग दिया तो 20 आ गया, तो 60% मतलब कि 60% का अपने को प्रॉफिट होता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में। यदि 24 दर्जन संतरे की कीमत 480 रुपए है तो 15 संतरों का मूल्य क्या होगा। 24 दर्जन, 1 दर्जन बराबर 12, ठीक है, तो 24 गुणा में 12 का मूल्य बच्चों क्या है 480 रुपए। तो एक का मूल्य क्या होगा बच्चों, एक संतरे का मूल्य होगा 24 गुणा 12 का भाग दे दो 480 में, तो एक संतरे का मूल्य मिल जाएगा। अब यहां पर 15 संतरों का मूल्य क्या होगा, तो इसको 15 से गुणा कर दीजिए। तो बच्चों क्या होगा, देखिए 24 का भाग दिया 48 में मतलब 280 में, तो मुझे मिल गया 20, है ना, यहां पर 20 मिल गया। यहां पर मैं इसको काटता हूं 3 से, तो 4 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, 5 इसको काटता हूं तो 5 आता है, 5 25, तो भाई 25 रुपए का एक संतरा हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 5वें क्वेश्चन के बारे में, 5th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 6000 पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 6000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। बच्चों देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणा समय गुणा में दर। मूलधन है यहां पर बच्चों मेरे पास 6000, समय है मेरे पास यहां पर 3 वर्ष, दर है बच्चों मेरे पास 8, बट्टा में लेता हूं मैं 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 18 मतलब कि 180 गुणा में 8, तो 8 8 64, 8 एकम 8 और 6 14 और 0 मतलब कि 1440 रुपए अपना ब्याज हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 6ठे क्वेश्चन के बारे में, 6th नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जरूरत नहीं है। यहां पर भी गुणा, यहां पर भी मल्टीप्लाई, यहां पर भी मल्टीप्लाई, यहां पर भी मल्टीप्लाई,
और मतलब हर जगह मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में जीरो भी है बच्चों, और जहां पर जीरो का मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, उसका उत्तर हमेशा जीरो ही आता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 7वें नंबर क्वेश्चन के बारे में, 7वें क्वेश्चन के बारे में। यहां पर बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, देखिए 100 प्लस 1000 बटा में 10 गुणा में 3। सबसे पहले इसका भाग दिया, 100 आ गया, 100 का गुणा किया तो 300 आ गया, 300 प्लस 100 400 मेरा उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में, 8th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 535.88 और 38 के योग से 5.08 प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद मुझे इसमें से कौन सी संख्या घटानी चाहिए ताकि मुझे 5.08 मिल जाए। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, 535 और यहां पर क्या नंबर है, 535.88 मैं 38 को जोड़ता हूं, इसमें से मुझे माइनस क्या करना है बच्चों, 5.08 मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको माइनस कर देता हूं, 5.08 में यहां से माइनस कर लेता हूं। तो बच्चों पीछे क्या यहां पर मिलता है मुझे 530.80, इसके अंदर मुझे 38 को जोड़ देना है बच्चों। तो क्या मिलेगा मुझे 568.80, 568.80 मेरा उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 9वें क्वेश्चन के बारे में। 0, 6 और 8 इन अंकों से बिना दोहराव के बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के मध्य का अंतर क्या होगा। मतलब कि इन अंकों का अपने को इस्तेमाल करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है, और उनके बीच में अंतर क्या होगा। देखिए बच्चों सबसे बड़ी संख्या है 860, सबसे छोटी संख्या है 608। अब इसको माइनस करते हैं तो बच्चों क्या आता है 252, क्या आता है बच्चों 252, जो कि सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 10वें क्वेश्चन के बारे में। रोमन संख्या प्रणाली में 1001 को कैसे लिखा जाता है, MI। बच्चों मैं आपको समझा चुका हूं, M का मतलब होता है 1000 और इसका मतलब होता है 1। तो 1000 में 1 को जोड़ा मतलब कि MI ये होता है 1001। आइए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में, 11वें प्रश्न के बारे में। 5, 4, 0, 6, 8 और 9 अंकों से बनी 6 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी सम संख्या अपने को बतानी है। तो बच्चों क्या होगा 9, 8, 6, 5, 4 और 0, बस सिंपल सा है। ये हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या जो कि इन अंकों से बन सकती है। तो भाई 98, 65, 40 ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 12वें प्रश्न के बारे में। रोमन संख्या प्रणाली में संख्या LXI क्या कहलाती है। L का मतलब होता है 50, X का मतलब होता है 10, I का मतलब होता है 1। तो भाई 50 प्लस 10 प्लस 1 मतलब कि 61, 61 हमारा मतलब कि डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 13th नंबर क्वेश्चन के बारे में। एक दुकानदार बॉल पेन को 6 रुपए प्रति पेन या फिर 4 के पैकेट को 30 रुपए में बेचता है। 30 नहीं, यहां पर 20 रुपए है, ठीक है, ये 20 रुपए है, ठीक है। ये देखिए यहां पर भी मैंने 20 रुपए लिया है, ये यहां पर थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक है। चलिए, हाउ मच विल इट कॉस्ट मिस्टर अरुण इफ ही बाइज 10 बॉल पेन्स। यानी एक व्यक्ति है जिसका नाम अरुण है, वो अगर 10 बॉल पेन खरीदता है तो उसको जो है ये पेन कितने रुपए में मिलेंगे। तो देखिए 4 का जो पैकेट है ना बच्चों, 4 का पैकेट वो 20 रुपए में मिल रहा है। अब बच्चों 8 पेन जो है, 8 पेन का अगर वो मान लो पैकेट लेता है 2, मतलब 4 वाले 2 पैकेट देता है, तो 20 × 20 40 रुपए, तो भाई ये हो गए। अब उसको 10 पेन लेने हैं, मतलब कि 2 पेन और लेने हैं, लेकिन 2 पेन का कोई पैकेट है नहीं, तो वो 6 रुपए के हिसाब से लेगा, तो 12 रुपए ये हो गए। 2 × 6 कितने होते बच्चों 12 रुपए, 12 और 40 कितने होते बच्चों 52 रुपए, 52 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 14वें क्वेश्चन के बारे में, 14th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 100 के अंदर भाग देना है 10 का, उसके अंदर भाग देना है 10 का। सबसे पहले ये यहां आएगा, तो बच्चों क्या आएगा, इसके साथ गुणा करता है तो 100 बट्टा में 100 आ जाता है, कट गया तो 1 अपना उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में, 15वें प्रश्न के बारे में। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल जिसका परिमाप 30 मीटर है, मतलब कि एक वर्गाकार
पार्क है या फिर एक बगीचा है, आप मान लीजिए, उसका हमें क्षेत्रफल निकाला है, यदि उसका परिमाप 30 मीटर है। तो बच्चों वर्गाकार मतलब कि स्क्वायर शेप में है। अब स्क्वायर का जो है क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है बच्चों साइड का स्क्वायर, है ना बच्चों, साइड का स्क्वायर मतलब कि भुजा का वर्ग। लेकिन मुझे यहां पर भुजा पता नहीं है, लेकिन पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर होता है बच्चों 4 गुणा में भुजा। अब बच्चों 4 गुणा में भुजा मुझे दिया गया है 30, तो भुजा बराबर बच्चों क्या हो गया 30/4 मतलब कि 15/2, ये मुझे मिल गया। अब बच्चों मुझे यहां पर क्या करना है, इस भुजा का वर्ग निकालना है बच्चों। बच्चों क्या आएगा 225/2 दूनी 4, 225/4, 225 में 4 का भाग दे दो बच्चों, तो 5 बार जाएगा, 20 आया, 2 लगा 7 चौक 28, 6 चौक 24, 56.24 मतलब कि 10 आ गया, तो 2 बार भाग गया, 8 आया, 2 लगा, नीचे 5 आ गया, 56.25 अपना उत्तर बच्चों मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 16वें क्वेश्चन के बारे में। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मूल्यांकन कीजिए 1.4 गुणा 1.4 माइनस 0.96। बच्चों 14 का वर्ग क्या होता है बच्चों 196। अब बच्चों 2 पॉइंट है तो भाई पॉइंट यहां पर आ जाएगा, इसमें से मुझे माइनस करना है 0.96। अब 0.96 यहां से जो है कट गया, पीछे बच गया 1, तो भाई ऑप्शन नंबर बी मतलब कि 1 हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 17वें क्वेश्चन के बारे में, 17th नंबर क्वेश्चन के बारे में। सिंप्लीफाई करना है बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा देखिए, यहां पर देखते हैं अपन लोग 3/4 इंटू 240 माइनस 1/2 गुणा 140। यहां पर बच्चों मैं क्या कर सकता हूं, देखिए इसको मैं 2 से काटता हूं तो ये आता है बच्चों 170, है ना, नहीं 170 ज्यादा हो जाएगा, 170 ज्यादा हो जाएगा, 100 और 20 120, ठीक है। यहां पर आएगा बच्चों 70, 2 से काटा मैंने, ठीक है। यहां पर 2 बचा था, इसको मैंने फिर से काटा तो 60 आएगा, 36 18 180 में से मुझे माइनस करना है 70, तो बच्चों क्या बच गया 110 मेरा सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 18वें क्वेश्चन के बारे में, 18th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 125 a का क्यूब बट्टा में मुझे करना है 25a। अब a से यहां पर एक a कट गया तो पीछे बच गया 2a, मतलब कि a का स्क्वायर बच गया, 25 का भाग दिया तो 5 आ गया, तो 5a स्क्वायर मेरा पीछे बच जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर हो जाता है। अब किसी को समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूं, 125 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 25 गुणा में 5, और इसको मैं लिख सकता हूं a गुणा में a, और बट्टा में है बच्चों मेरे पास 25 गुणा में a। अब एक a से एक a कट गया, 25 से 25 कट गया, तो पीछे क्या बचा 5a और a का स्क्वायर, तो स्क्वायर ये आ गया बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। दिए गए समीकरण का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या के रूप में ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए 4 ऑप्शन है, 21 -21 210 या फिर -210। अब निकटतम अपने को पूर्ण संख्या पूछा गया, निकटतम पूछा गया है, तो भाई सबको गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं 37 मान सकता हूं, क्योंकि पीछे 5 है तो मैं इसको 37 मान सकता हूं। तो 37 गुणा में मुझे करना है 23, क्योंकि यहां पर 2 है तो मैं इसको 23 मानता हूं। चलिए इसको गुणा करते हैं, 7 या 21, 3 या 9 और 2 11, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 5 8, 851 बच्चों मेरा ये हो गया। इसके बाद बच्चों मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। क्या होगा बच्चों 35 गुणा में 25, ठीक है, काटते हैं 5 25, 5 या 15 और 2 17, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 7 और 8, 875 बच्चों ये हो गया, और इसको मैं मान सकता हूं 1.5 गुणा में 10 मतलब कि 15 ये हो गया। अब बच्चों मैं क्या करता हूं 851 में से 875 को माइनस करता हूं, तो बच्चों क्या आएगा मेरा माइनस का 24 आएगा और माइनस का 15 ये हो गया, मतलब कुल मिलाकर माइनस का लगभग मतलब छोटी संख्या है माइनस की, और चारों ऑप्शन में से बस माइनस का 21 ही सबसे छोटा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। क्योंकि एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना खुद का एक है ना वो कैलकुलेशन कर लो कि हाँ भाई ये इसका सही उत्तर आ रहा है, तो अपने को बी चूज कर लेना है।
लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं मैथ्स का, हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम बात करते हैं भाषा के बारे में। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1920 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 24 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? बच्चों देखिए 1920 में 24 का भाग दे दो, 1920 में 24 का हम भाग देते हैं तो बच्चों क्या आता है, यहां पर 12 मतलब कि 2 से काटा, एंड यहां पर जब मैं इसको 2 से काटता हूं तो 9 9 दूनी 18 6 0 960 ये आ गया है ना बच्चों। तो 12 का 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 सेकंड 72, 12 7 84, 12 8 96, 8 और 0 80 मीटर अपना सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में, अपने भाषा वाले सेक्शन के बारे में बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं इस गद्यांश के बारे में क्या कह रहा है इस अनुच्छेद में। ये एक कहानी है धर्मा नामक किसान के बारे में। इसमें कह रहा है कि धर्मा नामक किसान अपनी बीमारी एवं पारिवारिक स्थिति से बहुत दुखी रहता था। एक तो बीमार था और उसकी परिवार की जो स्थिति थी वो भी अच्छी नहीं थी। ठीक है बच्चों, एक तो बीमार और पारिवारिक स्थिति भी क्या थी, बेकार थी। उसके 4 पुत्र थे जिनमें आपस में प्रेम नहीं था, वे अक्सर आपस में झगड़ा किया करते थे। ठीक है, यही नहीं साथ ही साथ वे सभी के सभी बहुत आलसी भी थे, झगड़ा करते थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और आलसी भी थे। मुफ्त की रोटी तोड़ना मतलब बिना मेहनत की रोटी खाने की सोचना उन सभी की आदत सी पड़ गई थी। एक दिन बेचारा धर्मा काम करने में सक्षम ना रहा, तो बूढ़ा हो गया धीरे धीरे और बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया। ठीक है, और उसकी एज जो है ज़्यादा हो गई थी। जब उसे तपेदिक जैसे असाध्य रोगों ने पूरी तरह जकड़ लिया। तो असाध्य रोग का मतलब क्या है कि जिसको बहुत आसानी से सही नहीं हो सकता है, जो चिकित्सक के लिए, डॉक्टर के लिए सही करना उस समय के लिए मुश्किल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, असाध्य रोग। ठीक है, तो तपेदिक जैसी बीमारी थी उसको। धर्मा को अब पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि उसके जीवन का अंतिम क्षण आ चुका है, क्योंकि उसका जिस बीमारी को इलाज नहीं है तो फिर वो अंतिम क्षण ही है। धर्मा ने मरते क्षण अपने पुत्रों को सुधारना चाहा, मतलब मरते दम तक अपने बेटों को सुधारना चाहा। ऐसा सोच उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया, अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कोने में पड़ी हुई लकड़ी के गट्ठर को जो बंधा हुआ था उसे अपने पास मंगवा लिया। ठीक है, बारी बारी से तोड़ने को कहा, लेकिन कोई भी इस काम को करने में सक्षम ना हो सका। तो उसके 4 बेटे थे, तो चारों बच्चों को बोला कि ये जो लकड़ी का गट्ठर है इसको आप तोड़ने की कोशिश करो। पहले ने ट्राई किया, दूसरे ने, तीसरे ने, फिर चौथे ने, सब ने कोशिश की। फिर क्या हुआ, फिर उस धर्मा किसान ने अपने चारों पुत्रों को एक साथ मिलकर उस लकड़ी की गठरी को तोड़ने का आदेश दिया। मतलब चारों मिलकर एक साथ इसको तोड़ो। ठीक है, इसका दूसरा अंश इस प्रकार भी हो सकता है कि सबको अलग अलग करके तोड़ दो। ठीक है, तो चारों ने मिलकर ऐसा एक क्षण भर में ही कर डाला। इस घटना के पश्चात पुत्रों की आंखें खुल गई और जाते जाते धर्मा किसान अपने पुत्रों को एकता में ही बल है का पाठ पढ़ा डाला। और उसने कहा कि एकता में ही बल, अगर साथ में मिलकर कोई भी काम करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद उसके चारों पुत्रों में एकता की भावना ने जन्म ले लिया, मतलब उनके अंदर एकता की भावना आ गई कि हमें हमेशा साथ रह के काम करना है, एक छोटे से वाक्य के साथ। तो धर्मा अपनी बात को मनवाने में क्या रहा, सफल रहा। धर्मा कौन था, किसान था। अब प्रश्न आता है कि धर्मा किसान के दुख का क्या कारण था। ठीक है, धर्मा बहुत गरीब था, बेचारा बहुत गरीब था। धर्मा की पत्नी को असाध्य रोग हो गया था। धर्मा अपनी बीमारी एवं पारिवारिक स्थिति से गुजर रहा था। धर्मा के पुत्र निकम्मे थे, तो इसका उत्तर है धर्मा के पुत्र निकम्मे थे, बिना खाए बिना काम किए मुफ्त की रोटी तोड़ रहे थे। अगला प्रश्न है कि धर्मा किसान कौन से असाध्य रोग से ग्रसित था, कौन सी बीमारी उसको लगी हुई थी जो ठीक नहीं हो सकती थी, तपेदिक, दमा, मिर्गी या कैंसर। तो इसका उत्तर क्या है, तपेदिक। ठीक है,
अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि धर्मा किसान के कितने पुत्र थे, उसके कितने बेटे थे, 2, 3, 4 या 5। तो हमने देखा उसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे बेटा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना 4 पुत्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 4। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि धर्मा ने अपने बेटों को क्या तोड़ने को कहा। ठीक है, धर्मा ने अपने बेटों को अंतिम समय में अपने पास बुलाकर क्या तोड़ने के लिए कहा। लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए कहा, लोहे की छड़ तोड़ने के लिए कहा, मोटी रस्सी तोड़ने को कहा, या पेड़ में लगे आम तोड़ने को कहा। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, लकड़ी का गट्ठर। तो जो कहानी वाले गद्यांश या अनुच्छेद होते हैं, तो उनकी कहानी हम अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हर प्रश्न का उत्तर देना बड़ा ही सरल हो जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण में धर्मा किसान ने अपने पुत्रों को कौन सा पाठ पढ़ाया। अंतिम क्षण में जब उसकी मृत्यु नजदीक थी तो उस समय उसने कौन सा पाठ पढ़ाया। एकता में ही बल है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका सही उत्तर क्या है, एकता में ही बल है। एकता का पाठ सिखाया, साथ में मिलकर उन्होंने उस गट्ठर को कुछ ही क्षण में तोड़ डाला। तो ये थे प्रश्न इस गद्यांश से, अनुच्छेद से मिलते जुलते। अगली एक कहानी है। एक बंदर बहुत शरारती था। एक बंदर बहुत शरारती था। वो लोगों के घरों में जाकर खूब उधम मचाता था। किसी के बर्तन उठाकर ले जाता तो किसी का मुंह नोच लेता था। लोग उस बंदर की शरारतों से बहुत परेशान थे। अब बंदर है, शरारती तो करेगा ही, लेकिन शरारत का फल भी जरूर मिलता है। तो एक दिन उसने पानी से भरा एक बर्तन देखा। वह नहीं जानता था कि उसमें गर्म पानी था। फंस गया ना यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही उसने बर्तन उठाया, गर्म पानी उस पर गिर गया। लो, हो गए मजे उसके। वो दर्द से चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। ठीक है, तो ये तो थी कहानी। अब बढ़ते हैं इनके प्रश्न उत्तर की तरफ। तो प्रश्न उत्तर है, बंदर बहुत खाली स्थान था मतलब डैश था, प्यारा था, परेशान था, शरारती था, या सभी था। तो उसका उत्तर क्या है, बंदर बहुत शरारती था। बंदर बहुत शरारती था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। अगला प्रश्न है, किसी के डैश उठाकर ले जाता था। किसी के क्या उठाकर ले जाता था, बच्चे, कपड़े, बर्तन या बिस्तर। तो यहां पर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, बर्तन उठा के ले जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, एक दिन उसने पानी से भरा एक देखा। पानी से भरा क्या देखा उसने, पानी से भरा एक बर्तन देखा। पानी से भरा एक बर्तन देखा। तो बर्तन कहाँ है, ये वाला, सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बर्तन में पानी क्या था, थोड़ा था, ज्यादा था, गर्म था या ठंडा था। तो यहां पर देखो बर्तन में पानी गर्म था। बर्तन में पानी क्या था बच्चों, गर्म था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न इस गद्यांश से कि उसमें गर्म पानी था, यहां गर्म क्या है। उसमें गर्म पानी था, जो यहां गर्म क्या था। तो देखो पानी के आगे क्या लिखा हुआ है, गर्म। तो पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी ठंडा है या गर्म है, या फिर थोड़ा है या ज्यादा है, जो कुछ भी है ये विशेषता बता रहा है। तो विशेषता कौन बताता है, संज्ञा की विशेषण। यहाँ पर पानी क्या है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण। कौन है विशेषण, गर्म। ठीक है, तो ये आपके व्याकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न भी हमने यहाँ पर कर लिया। अगला है एक, ये भी एक कहानी है, इसमें क्या कह रहा है कि राजा का नाम था सुबंधु। राजा का नाम क्या था बच्चों, सुबंधु। राजा का नाम था सुबंधु। ठीक है, और उसके मंत्री का नाम था सुबाहु। तो यहां लिख देते हैं हम, उसके मंत्री का जो नाम था वो था सुबाहु। ओके, ठीक है, दोनों के एक एक बेटा था। दोनों के एक बेटा इसका भी था, राजा का भी था, और एक बेटा मंत्री का भी था। उनके नाम थे राम और श्याम। दोनों के नाम क्या थे, राम और श्याम। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों बहुत क्या थे, पक्के मित्र थे।
राजा का लड़का राम, अब राजा है उसके जिसका नाम सुबंधु है, उसके लड़के का नाम क्या है बच्चों? राम है। तो मंत्री के लड़के का नाम क्या हो जाएगा? श्याम। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां पे लिख दी। श्याम की इच्छा के बिना, जो राम है राजा का लड़का था, वो श्याम की इच्छा के बिना कोई काम नहीं करता था। जैसा मंत्री का लड़का कहेगा श्याम, वैसा कौन करेगा? राम। मंत्री का नाम सुबाहु, राजा का नाम सुबंधु। ठीक है, यहां तक कि राजा की इच्छा थी कि राम का विवाह कर दे। राजा की इच्छा थी कि किसका विवाह कर दे? राम की। लेकिन जो राम है, परंतु श्याम मना कर देता था। वो श्याम के मना करने पर अपने पिता को मना कर देता था, राम के मैं शादी नहीं करूंगा, और राम विवाह के लिए तैयार ही नहीं होता था। ठीक है, एक दिन एक बुढ़िया पालकी में बैठकर वहां पहुंची जहां कमरे में दोनों मित्र बैठे बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है, दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। इतने में पालकी में बैठी हुई औरत यहां पर आई पालकी में। फिर क्या हुआ? बुढ़िया ने संदेश भेजकर श्याम को बुलाया और उसने श्याम से कहा कि पर्दे के पीछे कान कर दो। तो बुढ़िया ने किसको बुलाया? राम को बुलाया, श्याम को अपने पास में बुलाया और एक धीरे से यहां से पर्दा जो है वो खोलकर और इसके कान में कुछ कहा। क्या कहा उसने? कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्याम ने वैसा ही किया। बुढ़िया ने उसके कान में धीरे से कहा, जाओ, कुछ नहीं कहना। उसके कान में कह दिया कुछ नहीं। उसके कान में क्या कह दिया? कुछ नहीं। ठीक है, अब श्याम तो यहां से चला गया वापस राम के पास। राम ने बार बार श्याम से पूछा कि पालकी वाली महिला ने तुझे क्या कहा? तो श्याम बोल रहा है कुछ नहीं। ले, तो अपने दोस्त को ही नहीं बताएगा? राम पूछ रहा है। तो श्याम, अरे वो कुछ नहीं कहा। तो फिर वापस राम बोल रहा है, ले अब मेरे को ही नहीं बताएगा तू? अरे मैं सच्ची कह रहा हूं कि कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से राम और श्याम के बीच में क्या हो गई? अनबन हो गई, लड़ाई हो गई। तो राम और श्याम की क्या हो गई? दोस्ती टूट गई। अब श्याम की जो बात राम मानता नहीं था, तो राजा ने इस तरह से उन दोनों की दोस्ती तोड़वा कर फिर राम की शादी की। ठीक है, इसी बात से लेकर दोनों मित्रों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो बड़ी प्यारी और मनमोहक कहानी थी। अब बढ़ते हैं इनके प्रश्नोत्तर की तरफ। श्याम किनका बेटा था? तो श्याम देखो यहां पर सुबाहु का बेटा था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, और अगला प्रश्न है, राम क्यों विवाह नहीं करता था? राम इसलिए नहीं करता था क्योंकि श्याम उसको मना कर देता था। अगला प्रश्न है कि पालकी में बैठकर कौन आया? एक युवती आई, राम की माता आई, सुबाहु की पत्नी आई, या फिर बुढ़िया आई? एक वृद्धा आई, एक बुढ़िया आई थी। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि पालकी वाली महिला ने किसको बुलाया? पालकी वाली महिला ने किसको बुलाया? राम को, सुबंधु को, श्याम को, सुबाहु को? तो ये तो राजा और मंत्री के नाम है। यहां पर किसको बुलाया था? श्याम को बुलाया था। उसके कान में क्या कहा था? कुछ नहीं, जाओ, कुछ नहीं कहना, जाओ। ओके, अगला प्रश्न है, पालकी में बैठी बुढ़िया ने श्याम से क्या कहा? कुछ नहीं, राम को विवाह करने दो, भाग जाओ, कुछ नहीं कहना है, जाओ। ठीक है, तो यहां पर ये प्रॉपर जो लिखा हुआ है ना, जाओ, कुछ नहीं कहना है, तो कुछ नहीं कहना है, जाओ। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, ताजमहल से मिलता हुआ कि ताजमहल के बारे में क्या बता रखा है कि लगभग 350 वर्ष पूर्व, आज से 350 साल पहले, भारत में शाहजहां नाम का एक सम्राट था। ठीक है, जो राजाओं के राजा होते हैं उनको सम्राट कहा जाता है। उनकी एक सुंदर और एक समझदार पत्नी थी। मतलब ये एक ही औरत के लिए बात कर रहा है, वो वही सुंदर थी और वही समझदार थी। ऐसे बहुत सारी थी, लेकिन एक जो थी वो सुंदर और समझदार थी, जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसका नाम था मुमताज। सन 1630 ईस्वी में सम्राट की प्रिय पत्नी का क्या हो गया? देहांत हो गया, मतलब देह का अंत हो गया। ये यहाँ पर संधि है, आगे जाके आप कक्षा में पढ़ोगे। देह धन अंत, देह प्लस अंत, देहांत। ठीक है, पत्नी के प्रति प्रेम के कारण सम्राट ने उसके लिए एक बहुत सुंदर मकबरा बनाने का निश्चय किया। मकबरा मतलब जो मरता है उसके पीछे जो बनाया जाता है वो मकबरा कहलाता है।
अभी तक नहीं देखा गया हो। ऐसा मतलब अभी तक कभी बना ही नहीं हो, इतना बढ़िया उसको क्या बनाना था, एक मकबरा बनाना था। तो शाहजहां ने भारत, तुर्की, फारस और अरब, ये जो आसपास के जो भी देश थे, श्रेष्ठ कलाकारों और शिल्पियों को मकबरे की रूपरेखा बनाने के लिए एकत्रित किया। रूपरेखा मतलब उसकी क्या डिजाइनिंग वगैरह होगी, क्या स्ट्रक्चर वगैरह होगी, क्या उसका मैप वगैरह होगा, वो बनाने के लिए आजकल जो आर्किटेक्चर करते हैं। भारत की सर्वश्रेष्ठ इमारत ताजमहल के निर्माण में 20,000 से अधिक मजदूरों को 18 वर्ष से अधिक समय लगा। 20,000 मजदूरों को 18 साल से ज्यादा समय लगा। क्या बनाने में बच्चों? ताजमहल बनाने के लिए। ठीक है, तो 7 विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनमें से कौन है? ताजमहल भी एक है। तो ताजमहल के निर्माण का कारण था, क्या कारण था ताजमहल के निर्माण का? मुमताज के प्रति प्रेम, मुमताज की बुद्धिमानी, दुनिया को बताने के लिए, या शत्रुओं से रक्षा करने के लिए? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुमताज के प्रति प्रेम जो था शाहजहां का, उसके लिए उसने ये बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका संबंध इमारतों से नहीं है? नीचे 2-2 के जोड़े बने हुए हैं, तो किनका संबंध इमारतों से नहीं है? ठीक है बच्चों, तो रंगसाज और बढ़ई, जो रंग वगैरह करता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है। अध्यापक और चिकित्सक, ये टीचर और डॉक्टर का काम है, इस बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है। शिल्पी और इंजीनियर दोनों का काम है यहाँ पर। राजमिस्त्री और नलसाज इनका भी काम है। तो यहाँ पर अध्यापक वगैरह जो हैं इनका काम इमारतों से नहीं है, इनका काम किससे है? ज्ञान से है। और चिकित्सक का शरीर से, शरीर स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वास्तुशिल्पी का है? वास्तुशिल्पी का मतलब जो डिजाइनिंग वगैरह करने के, यहाँ पर पूर्व में इसकी दिशा कहाँ होनी चाहिए, इसकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, घर में रसोई घर कहाँ बनना चाहिए, इसका मुख्य द्वार कहाँ पर होना चाहिए। तो ये वास्तुशिल्पी का क्या कार्य है? राजा को परामर्श देना? नहीं। किसी महल का निर्माण? नहीं, निर्माण तो शिल्पी करता है। ठीक है, किसी इमारत की रूपरेखा बनाना? बिल्कुल, उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा उसको बोलते हैं रूपरेखा। या फिर भोजन बनाने के कार्य की देखभाल? बिल्कुल नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि उस एक इस कथन की पहचान कीजिए जो अनुच्छेद से मेल खाता हो। तो 3 तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल मेल नहीं खाते, 3 बिल्कुल उल्टे सीधे होंगे, एक जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, और हमें उसको क्या करना है? पहचानना है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो शाहजहां अपने लिए एक महल बनवाना चाहता था। तो शाहजहां खुद के लिए महल बनाना चाहता था क्या? नहीं, बिल्कुल मुमताज के लिए बनाना चाहता था। भारत के कलाकारों और शिल्पियों ने शाहजहां से अपने लिए काम मांगा? बिल्कुल नहीं। शाहजहां खुद चाहता था कि काम करवाना, ना कि कोई लोग वगैरह आए उनसे काम मांगने के लिए। महल का गौरव कथन का अर्थ है शाहजहां। शाहजहां का मतलब है महल का गौरव? बिल्कुल नहीं है। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए एक सुंदर मकबरा बनाने का निश्चय किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि लोग ताजमहल को मानते हैं, क्या मानते हैं? ताजमहल को एक बहुत बड़ी नदी मानते हैं। ठीक है, भारत की सर्वश्रेष्ठ इमारत मानते हैं, एक बहुत ऊंची इमारत है, या फिर एक सम्राट का स्मारक है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि इस श्रेष्ठ इमारत ताजमहल, इस श्रेष्ठ इमारत ताजमहल के बारे में, मतलब ताजमहल को श्रेष्ठ इमारत कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।